पार्ट 9 में हमने लिया है 2022 आपका दिसंबर का पेपर। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 19 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू रिमूव इट। कि आपके गरीबी का नेचर क्या है, क्या उसके कारण है और क्या हम ऐसे तरीके हैं जिससे हम गरीबी को रिमूव कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो देखो, पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या इनसफिशिएंट है। ठीक है। तो पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ आर अनएबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स सच एज, जो उनकी बेसिक नीड्स में क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, एक अच्छी हेल्थ केयर, क्योंकि उनके पास इनसफिशिएंट इनकम है और लैक ऑफ एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। अब पहले हम इस टॉपिक में देख लेते हैं नेचर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। तो नेचर में आपकी पॉवर्टी के क्या आएगा कि एक तरीके से आपकी पॉवर्टी के टाइप्स ही आ जाएंगे इसमें। ठीक है। जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमने आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स ही आ गए थे ना, तो इसमें भी वही आ जाएंगे। फर्स्ट है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है। देखो, रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जब लोगों के पास कम इनकम या कम रिसोर्सेस होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो उससे क्या होती है, इनइक्वालिटी आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है। और आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी है जब लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि मिनिमम लेवल कि जिससे वो अपनी मतलब डे टू डे जो मतलब जरूरत की चीजें उनको पूरा कर पा रहे, वो आ जाती है आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो इन दोनों को तो आप साथ में लेकर पढ़ सकते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है जब लोगों के पास मिनिमम इनकम और रिसोर्सेज की कमी है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, वो है आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी ये कि यहाँ पर लोगों के पास इनकम या रिसोर्सेज कम है बट दूसरे मेंबर जो सोसाइटी है उनके कंपैरिजन में, जिससे कहीं ना कहीं उनको इनइक्वालिटी या ऐसा फील होता है कि भाई हम दूसरों से नीचे है, एक्सक्लूजन की फीलिंग आती है कि हाँ भाई हम दूसरों से कम है, इस तरीके से। फिर एक इसमें आती है रूरल और अर्बन। देखो, रूरल एरियाज में पॉवर्टी आपकी क्यों होती है, क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है या अच्छी जॉब नहीं है इरिगेशन की कमी के कारण। ठीक है। रूरल एरियाज में वो होती है। अर्बन एरियाज में पॉवर्टी आपकी किससे लिंक होती है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है। स्लम्स में या आपकी जो लिविंग कंडीशन है वो बेकार है, पुअर है हॉल के कंपैरिजन में, इसे कहते हैं हम अर्बन पॉवर्टी। ठीक है। फिर एक होती है आपकी क्रॉनिक एंड ट्रांजिएंट। ठीक है। तो जब ये क्रॉनिक पॉवर्टी है वो आपकी एक लॉन्ग टर्म या ऐसी पॉवर्टी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिली है, जहाँ पर जो फैमिलीज है वो गरीब है बट कितने ही डिकेड से, मतलब कितने ही सालों से, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। ट्रांजिट पॉवर्टी आपकी है टेम्पररी टाइप की पॉवर्टी है, जो क्यों हुई है, क्योंकि कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या कुछ इलनेस हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि आपको नुकसान हो गया है, तो तब ये एक तरीके से टेम्पररी पॉवर्टी होती है। फिर आपकी विजिबल और इनविजिबल। देखो, विजिबल पॉवर्टी आपकी ये है कि भाई लोगों के पास हमें दिख रही है जो गरीबी, कि भाई लोग भीख मांग रहे हैं, घर नहीं है उनके पास, खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और इनविजिबल प्रॉपर्टी, इनविजिबल पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जो हमें एकदम से दिख नहीं रही है बट घरों में छुप रखी है। जैसे किस तरीके से कि उनके पास, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके या अच्छी डिसेंट लाइफ को या हेल्थ केयर को, मतलब डायरेक्टली नहीं दिख रही है बट इनडायरेक्टली है कहीं ना कहीं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमारे गरीबी के क्या कारण है, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो काफी बेसिक सा टॉपिक है। देखो, पहला तो वही कारण है कि भी अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ पर लोगों के पास सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिसके कारण इनकम लो है, स्पेशली आपके रूरल या अनफॉर्मल सेक्टर में। या अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों को अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है, तो एक तो ये कारण हो गया गरीबी का। फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी लो लेवल का है। अगर हमारा लो लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब हमारी शिक्षा का जो मतलब लेवल है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर ऐसे है कि
वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लो लेवल ऑफ हमारा एजुकेशन है वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। तीसरा कारण जो हो सकता है गरीबी का, वो हो सकता है आपका इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब ये है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जहाँ पर जो रिसोर्सेज है या इनकम है वो कंसंट्रेशन हो गया उसका, फ्यू मतलब कुछ ही हाथों में है, तो जिससे जो और अमीर लोग हैं वो और अमीर बनते जाएंगे और गरीब लोग और गरीब। तो कहीं ना कहीं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम और वेल्थ का, इसमें इक्विटेबल होना चाहिए। फिर जो हमारी तेजी से इतनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी तो इसका रीजन है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉइंट ऐसे जो मैं आपके साथ इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, अगर आज भी आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो जहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम है, तो जिससे रूरल पॉपुलेशन तो गरीब ही रहेगी, क्योंकि आज भी तो बहुत जगह एग्रीकल्चर, आज भी क्या हमारे एग्रीकल्चर आज भी तो मतलब उसकी डिपेंडेंसी किस पे होती है, मॉनसून वगैरह पे डिपेंडेंसी होती है। तो कहीं ना कहीं, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नए नए आपकी टेक्नोलॉजी है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते अपने एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम ही रहती है, ठीक है। जो प्राइस इतने राइज होने पे लग रखे कमोडिटीज के, ठीक है, मतलब इतनी लोगों की इनकम थोड़ी नहीं बनी, जितने चीजों के दाम बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सी चीजें बाहर पहुंच रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं गरीबी का कारण है। हमारा जो हमारी सरकार है उसमें हमारा जो मतलब सिस्टम है उसमें पुअर गवर्नेंस और करप्शन वगैरह भी इसका कहीं ना कहीं रीजन रहे हैं, ठीक है। जो वेलफेयर स्कीम्स आती है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती है, जिन तक उनका फायदा पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं इससे तो गरीबी और बढ़ेगी। और जो करप्शन इतना है हमारे सिस्टम में कि हर छोटा सा काम भी आपको कराना है तो पहले इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो अगर कोई गरीब है तो उसको अपना काम कराना है तो वो तो पैसों के उससे वैसे ही अपना काम नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो ये करप्शन वगैरह भी कहीं ना कहीं गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। हेल्थ इशू, हेल्थ इश्यूज में ये है कि पुअर हेल्थ और लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर वो कहीं ना कहीं लोगों की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, और हेल्थ केयर सर्विस भी इतनी महंगी है कि वो लोगों के आउट ऑफ पॉकेट जा रहा है वो एक्सपेंडिचर, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका गरीबी का कारण है। फिर है कि ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं कि जिससे हम इस गरीबी को रिमूव कर सके, ठीक है। तो वही सिंपल से पॉइंट जो एक तरीके से हमने कॉजेस में पढ़े उसी का जस्ट आप उसी को रिवर्स करके या इस तरीके से लिख सकते हो कि कैसे मेजर्स। तो देखो वही है कि हमें प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, और भारत सरकार ने चलाए भी इसके लिए, जिसमें आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह हो गया, आपका अर्बन एरियाज के लिए भी, रूरल एरियाज के लिए भी। इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, जो आपका कहीं ना कहीं इन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करी। तो ऐसे प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को नौकरियां मिल सके, और नौकरी मिल सकेगी तो लोग अपने परिवार के लिए इनकम अर्न कर सकेंगे और अपनी बेसिक नीड्स और एक अच्छी लाइफ वो भी जी सकते हैं, ठीक है। तो एक ये है आपका। फिर ये कि सरकार को क्या बोलते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिल सके, अच्छी वोकेशनल ट्रेनिंग, इसी तरीके से अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सब भी बेसिक नीड्स हमारी है, अगर ये सब कुछ अच्छा रहेगा कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो उन्हीं लोगों को अच्छी नौकरियां भी मिलेगी, अच्छे प्रोडक्टिव एसेट्स वो हमारे लिए होंगे। तो ये सब भी तरीका है जिससे हम गरीबी को रिमूव कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपका लैंड रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कि अच्छी टेक्निक्स वगैरह का यूज करना चाहिए एग्रीकल्चर में। उनको फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, जो उनके भले के लिए काम कर सके। तो इसमें जरूरी है कि लैंड रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। गरीबी को मिटाने के लिए गवर्नमेंट वो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह को प्रमोट करने चाहिए, ठीक है। ये मैंने जो आपके साथ गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोग्राम चलाए गए थे गरीबी के एलिवेशन के लिए, उसमें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर रखे, तो वो प्रोग्राम्स के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें आपका था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे थे जिसमें आप लिख सकते हो, या अटल वो पेंशन योजना थी जो आपका, ठीक है, तो वो सब आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। पेंशन स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई है, किसके लिए, विडोज के लिए, एल्डर लोगों के लिए, डिसेबल के लिए, तो ये सब भी आपको गरीबी को रिमूव करने में मदद करती है। हमारा जो टैक्सेशन होना चाहिए कैसे होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो हमको टैक्स से रेवेन्यू मिलता है उसे कहीं ना कहीं उस फंड को हमें पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करना, हेल्प मतलब लगाना चाहिए समाज के वेलफेयर में, ठीक है। और जब हम ग्रोथ की बात करते हो तो हमें कैसे ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी, मतलब सबको साथ लेकर चलना है, जिसमें हम जनरल तो चलो है ही साथ में, जिसमें हमें आपके अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, SC ST माइनॉरिटीज हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है, इनको भी अपने साथ लेकर चलना, सबका विकास करना है, किसी एक ग्रुप पे फोकस नहीं करना है, सारे ग्रुप पे फोकस करना है। प्रमोट करना चाहिए माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। और सबसे जरूरी है कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ती रहेगी तो उसमें सरकार बहुत सारे स्कीम्स भी ले आए, प्रोग्राम भी लाए, अपनी शिक्षा भी अच्छी कर दी, बट अगर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी तो जो गवर्नमेंट की ये प्रोग्राम स्कीम्स है ये भी धरी की धरी रह जाएंगी, किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रोजगार प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा कर रही है, प्रोग्राम भी चला रही है, बट पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो फिर लोगों को नौकरियां मिलेंगी भी नहीं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए इससे रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी एक उसमें ग्रो करे, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तो वैसे भी पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना को भी छोड़ के। फिर है आपका गुड गवर्नेंस, जो हमने अभी कॉज में भी पढ़ा था कि पुअर गवर्नेंस और करप्शन से क्या होता है, गरीबी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अच्छा गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसका मेन उद्देश्य हो कि टारगेट करना कि वेलफेयर को, ठीक है। जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम करप्शन को मिनिमाइज कर सके। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज पार्ट 10 में हमने जून 2024 का पेपर लिया है, सब्जेक्ट हमने लिया है MAEC 503। इसमें जो मैंने चैप्टर लिए, जिनके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करी है, तो मैंने लिए है आपका चैप्टर 6, चैप्टर 7 और आपका चैप्टर 10। जो आपका चैप्टर 6 है वो आपका है रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। 7th आपका है अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 11th 5 ईयर प्लान। और आपका जो 10th चैप्टर है वो है पैरेलल इकोनॉमी के बारे में। और जो इसके बीच के 2 चैप्टर है 8 9 जो है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो इन 3 चैप्टर के हम देखेंगे, तो पहला ही आपका जून 2024 में 19 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग, नियोजन से आप क्या समझते हो।
और इसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स भी बतानी है प्लानिंग की। तो एक बात ध्यान रखना, ये हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जब वो हमसे प्लानिंग पूछ रहा है तो हमें उससे इकोनॉमिक के रेफरेंस में बतानी है। इवन हम प्लानिंग तो वैसे आपके बिजनेस में भी पढ़ते हैं ना, बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्लानिंग की डेफिनेशन भी इकोनॉमिक के रेफरेंस में बतानी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स उसी चीज के रेफरेंस में बताने हैं हमें, ठीक है। तो पहले हम आते हैं मीनिंग पे। देखो प्लानिंग का अगर मीनिंग हम सिंपल समझे तो प्लानिंग आपका एक प्रोसेस है। मैं इसे प्रोसेस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होते हुए प्लानिंग के भी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्लानिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गोल्स को सेट करते हैं, फिर उन गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, फिर टास्क वगैरह आउटलाइन करते हैं क्या क्या टास्क वगैरह है, फिर इस तरीके से शेड्यूल करते हैं कि उन गोल्स को अचीव करें हम इफेक्टिवली, ठीक है। तो एक तरीके से प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom it should डन। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, ठीक है। ये आपकी प्लानिंग है कि प्लानिंग हमें बताती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, और कैसे जो हमने गोल बना रखे उनको सेट कर रखे उनको अचीव करना है, ठीक है। ये आपका प्लानिंग होता है। प्लानिंग आप जस्ट इस डायग्राम से समझ लो कि आज आप यहाँ पर खड़े हो और आप यहाँ पहुंचना चाहते हो, ठीक है। तो ये है आपकी प्लानिंग, ठीक है। आपने गोल सेट किए, जो भी सेट किए, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, स्ट्रेटजीज बनाई ताकि आप यहाँ तक पहुंच सको। तो ये आपकी प्लानिंग होती है। अगर देखो हम इकोनॉमिक्स के उसमें कर रहे हैं रेफरेंस के टर्म में बात, तो प्लानिंग मीन्स एक आपका गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट इसमें सिस्टमेटिक तरीके से, गवर्नमेंट होगी या जो अथॉरिटी होगी वो ऑब्जेक्टिव सेट्स करती है, फिर स्ट्रेटजीज वगैरह बनाती है, रिसोर्सेज एलोकेट करती है, डायरेक्शंस देती है, ताकि जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे अचीव हो सके। क्या होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स? ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, इक्विटी, ये सब कुछ। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव्स भी इसके बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो इनको एक्सप्लेन करना। फर्स्ट देखो, सही बात है, गवर्नमेंट प्लान वगैरह कर रही है तो किस लिए कर रही है? उनका पहला उद्देश्य होगा कि हमारी जो नेशन है उसकी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी हम बूस्ट कर सके। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी होती है किसमें, इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। नौकरियां जनरेट करना ये ऑब्जेक्टिव है। गरीबी का मतलब निवारण करना, उससे मतलब पॉवर्टी एलिवेशन करना, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स चलाती है, प्रोग्राम चलाती है, ठीक है, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सके। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल सके, गरीबी हट सके, तो ठीक है अपने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में ही तो कंट्रीब्यूट करेगा। एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सेल्फ रिलायंस, मतलब अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, कि हमारी जो इतनी सारी डिपेंडेंसी है अगर फॉरेन पे या इंपोर्ट्स पे, कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस किया जाए, खुद से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो उस चीज को प्रोड्यूस कर सके, अगर हम उनको रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करा सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें भी अपनी इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन करना है, क्योंकि हम, भाई बदलाव हर चीज प्रकृति का नियम है। अगर हमें भी मतलब अप टू डेट रहना है, डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, तो हमें भी नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह को अपनाना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो एक उद्देश्य प्लानिंग का ये भी है कि हम अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न कर सके, मॉडर्नाइजेशन उसमें ला सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ से मतलब ये है कि वो चाहती है कि भाई ग्रोथ आपके सारे रीजन्स का हो, ऐसा ही नहीं कि नहीं होना चाहिए कि भाई अर्बन एरियाज ही डेवलप कर रहे, जो आपके रूरल एरियाज है उनको भी तो डेवलप करना है, सारे रीजन्स का डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ स्टेट का कि ग्रोथ पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, कुछ स्टेट की ग्रोथ में फोकस नहीं कर रहे। हालांकि देखने को ऐसा मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स यही रहता है कि एक बैलेंस ग्रोथ हो सके, क्योंकि जब हर जो आपका रीजन है, स्टेट है, या मतलब अर्बन है, रूरल एरिया है, जब सबका विकास साथ में होगा तभी तो एक बैलेंस ग्रोथ होगा हमारी नेशन का। प्राइस स्टेबिलिटी भी एक ऑब्जेक्टिव है, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो इतने जल्दी जल्दी आपके मेजर फ्लक्चुएशंस होते हैं प्राइसेस में, वो भी कैसे, गुड्स के, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को, उसमें स्टेबिलिटी लेकर आना। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी,
आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी तो सोचोगे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा, ग्रोथ हो रहा, वो इस तरीके से होना चाहिए बिना अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करते हुए या इन्वायरमेंट को हार्म करते हुए। इसीलिए तो आजकल जैसे जो आपके पावर के सोर्सेस होते हैं उसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पे फोकस किया जाता है, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाता है। ठीक है कि अगर हम लंबे समय तक ग्रोथ और डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचें। HRD से हमारा मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई देखो, कोई भी जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी देश के लिए। तो उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, उनको अच्छा स्किल लेवल उनका डेवलप करना, ताकि हम उनको प्रोडक्टिव और कैपेबल बना सके। तो ये तो थे आपके प्लानिंग के मीनिंग और आपके उसके ऑब्जेक्टिव्स। अब उसी पेपर में हमें एक और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया कि प्लानिंग क्या है, सेम वही क्वेश्चन पूछा, बट यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव्स ना लिख के फीचर्स लिखने हैं प्लानिंग के, ये फीचर्स क्या है। और यहाँ पर भी हम बताएंगे तो इकोनॉमी के रेफरेंस में बताएंगे। तो देखो आपका क्या है, प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस। ठीक है, एक सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, इसमें गोल को सेट किया जाता है, फिर तरीके ढूंढे जाते हैं कि कैसे उन गोल्स को अचीव किया जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज वगैरह एलोकेट होते हैं, एफर्ट्स लिए जाते हैं, ताकि हमारा नेशन का डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक्स में प्लानिंग का मतलब यही है कि यूज करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, स्ट्रेटजीज का, जिससे गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ग्रोथ, इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, वो अचीव कर सके। अब इसमें मेन फीचर्स देखेंगे प्लानिंग के। देखो फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड। देखो आप कुछ भी प्लान करते हो, अगर आप इन जनरल लो तो कोई ना कोई आपके माइंड में, दिमाग में ऑब्जेक्टिव होता है ना कि भाई ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग भी जब होती है तो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे वो उनके स्पेसिफिक कुछ ऑब्जेक्टिव हो या इन जनरल ऑब्जेक्टिव हो या कुछ सामाजिक ऑब्जेक्टिव हो, उनको अचीव करने के लिए होते हैं। क्या हो सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स, कि भी हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, गरीबी रिड्यूस करनी है, बैलेंस ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। तो हमेशा हमारी प्लानिंग कैसी होती है, गोल ओरिएंटेड, कुछ उद्देश्य को अचीव करना हमारा एम होता है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग की अगर हम बात कर रहे हो तो हम किसी एक सेक्टर को लेकर नहीं चलते, इसमें सारे सेक्टर आ जाते हैं आपकी इकोनॉमी के। ये आपका एग्रीकल्चर को भी ध्यान देगी, इंडस्ट्री पे भी, सर्विस पे भी, हेल्थ पे भी, एजुकेशन पे। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारी प्लानिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि ये सारे सेक्टर को उसमें इंक्लूड करती है। थर्ड आपका है सेंट्रलाइज एंड कोऑर्डिनेटेड। देखो आपकी जो प्लानिंग होती है वो यूजली किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। जो पहले आपके 5 ईयर प्लान बनते थे उसमें प्लानिंग कमीशन करती थी, अब प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आ गया है। तो प्लान मेन आपकी सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है उसी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। हाँ, ये होगा कि वो प्लानिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, उसके लिए थोड़ी बहुत पावर आपके स्टेट को भी दी जाती है, बट मेन जो होता है, मेन जो काम होता है प्लान को बनाने का, रिसोर्स एलोकेट करने का, वो आपका सेंटर का ही होता है एक तरीके से। और वो ये भी चाहती है कि आपके जितने भी सेक्टर्स हो या रीजन्स हो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी हो, तभी तो आपकी प्लानिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। प्लानिंग का एक और फीचर ये है कि इसका यही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किए कि बेस्ट यूज कर सके। प्लानिंग हमेशा कुछ ना कुछ टाइम बाउंड के लिए होती है, जैसे पहले 5 ईयर प्लान बनते थे तो 5 साल के लिए बनते हैं ना वो। इसी तरीके से गवर्नमेंट आज भी कुछ शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाती है, मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म प्लान भी, बट कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं वो आपके। ऐसा नहीं कि शुरू होगी तो कभी खत्म ही नहीं होगी, नहीं, आपके प्लान आपके 1 साल के हो सकते हैं, 5 साल के हो सकते हैं, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है, बट एक टाइम बाउंड होता है। डायनेमिक प्रोसेस। आपकी प्लानिंग जो होता है वो डायनेमिक प्रोसेस होता है, वो इसलिए क्योंकि भी हमारा जो वातावरण है, चाहे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखें या इंटरनल एनवायरनमेंट हो, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो इसलिए हमारा प्लानिंग भी एक डायनेमिक प्रोसेस हो, कि वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल होता है कि अगर बाहर या हमारे आंतरिक वातावरण में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो हम भी, जो गवर्नमेंट है वो भी उस चीज को अडेप्ट कर सके अपने प्लान्स में। तो प्लान्स हमारे फ्लेक्सिबल होने बहुत जरूरी होते हैं। इक्विटी और सोशल जस्टिस पे आपका फोकस करते हैं।
सही बात है। आपका प्लानिंग फोकस करती है कि भी जो इनइक्वालिटीज होती है उसको रिड्यूस किया जा सके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके, सारी जो हमारी सेक्शन है सोसाइटी का उनका प्लान में आपको मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी आ जाता है। प्लानिंग में ये थोड़ा नहीं होता कि बस गवर्नमेंट ने प्लान बना दिया बस गवर्नमेंट का काम खत्म हो गया ये सेक्शन, नहीं। प्लानिंग बनाने के बाद क्या होता है, जो भी मतलब अथॉरिटीज होती है जिनको भी ड्यूटी दी रहती है, जो भी मतलब आपकी अकाउंटेबल होंगे जो उस चीज के लिए, वो क्या करते हैं, समय समय पे रेगुलर असेसमेंट भी करते हैं आपके प्लान का। चाहे वो 6 महीने का टाइम पीरियड में हो, चाहे 3 महीने में हो, जिस भी तरीके से होगा, इस चीज को असेस करते हैं कि भाई जो हमने प्लान सोचे थे वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट हुए भी कि नहीं हुए, अपने मतलब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर भी रहे कि नहीं कर रहे, और इन बिटवीन अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट भी करना है तो हम कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी में प्लानिंग में क्या होता है, मॉनिटर होता रहता है, समय समय पे मूल्यांकन भी होता रहता है। आपकी प्लानिंग इंडक्टिव और डायरेक्टिव नेचर दोनों की हो सकती है। इंडक्टिव में ये है कि इसमें गाइडलाइंस दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर को, और डायरेक्टिव में ये है कि कुछ चीज मैंडेटरी और इन्फोर्स की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक सेक्टर लीडरशिप, देखो आपके प्लान इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो एक लीडर का रोल प्ले करता है, क्योंकि यही मेन रोल करता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ड्राइव करने में, इन्वेस्टमेंट वगैरह में, ठीक है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका पार्ट 11 में। इसमें हमने जून 2023 का पेपर लिया है। आपका सब्जेक्ट आपका MEEC 503 लिया है, वही चैप्टर लिया है हमने। आपका एक आपका जो है चैप्टर रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, फिर आपका अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 11th 5 ईयर प्लान, और थर्ड आपका पैरेलल इकोनॉमिक। इन्हीं 3 चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो लिए हमने इसमें। तो एक क्वेश्चन आपका जून 2023 में 19 मार्क्स का पूछा गया है। इवन सेम यही क्वेश्चन फिर आपका जून 2022 में भी पूछा गया है। यही कि हमें जो आपके इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके डिटेल्स में फीचर्स बताने हैं। अभी 2024 के पेपर में भी हमने जाना था कि प्लानिंग और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के, बट यहाँ पर जो है इन्होंने बिल्कुल मतलब जो ये है उसमें तो इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा था कि प्लानिंग और उसके हमें फीचर्स बताने हैं, बट यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स बताने हैं। तो अब आपको बिल्कुल इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स इसमें लिखने हैं। Economic planning in India refers to the deliberate and planned efforts undertaken by the government to influence or direct the country's economic development. Since independence, India adopted a mixed economic model and implemented a series of 5 year plans under the guidance of Planning Commission, now replaced by Niti Aayog since 2015. तो अगर हम देखें कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो क्या होती है, आर्थिक योजना क्या होती है, उसी के बाद में हमें विशेषताएं भी बतानी है। तो देखो आर्थिक योजना की अगर बात करें तो वो एक ऐसा सिस्टमेटिक और डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, सिस्टमेटिक और जानबूझ के किया जाने वाला एक प्लान एफर्ट से सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकार क्या करती है, अपने टारगेट सेट करती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस तरीके से हमें उन स्ट्रेटजीज बनाकर उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कैसे रिसोर्स एलोकेट करना है, ताकि जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, उसको अचीव कर सके। हमारी कंट्री इंडिया शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। और यहाँ पर आपका 5 ईयर प्लान की सीरीज चलती है, जो पहले 1951 से 2014 तक प्लानिंग कमीशन देखता था, बट अब 2015 में उसी चीज को कौन देख रहा है, आपका नीति आयोग देख रहा है। अब वन बाय वन करके जान लेते हैं कि हमारे जो है फीचर्स क्या है आपके इकोनॉमिक प्लानिंग के, वन बाय वन करके। तो देखो पहला जो आपका फीचर्स है वो ये है, सेंट्रलाइज प्लानिंग। देखो जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है हमारी कंट्री इंडिया में, वो आपकी जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके द्वारा की जाती है। इनिशियली ये काम प्लानिंग कमीशन करती थी 1951 से आपका 2014 तक। अब 2015 से ये कौन कर रही है, नीति आयोग कर रही है। तो जो सेंट्रल बॉडी होती है आपकी केंद्र सरकार, वही क्या करती है,
सेंट्रल अथॉरिटी आपके प्लान्स फॉर्मुलेट करती है, नेशनल गोल सेट करती है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज अलग अलग सेक्टर और स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो आपकी किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। सेकंड है, इंडिया 5 साल के प्लान का मॉडल अडॉप्ट करता है। ठीक है, पूरे 5 साल के लिए वो रोड मैप देता है कि क्या उद्देश्य होंगे, कैसे हमें इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट करना है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं हर एक सेक्टर्स के लिए, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो। ठीक है, सबके लिए पूरे 5 साल का। तो हर आपका जो प्लान होता है उसके स्पेसिफिक गोल होते हैं। ठीक है, और हर एक सेक्टर के लिए बताए जाते हैं, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन। थर्ड आपका मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच। इसमें यही है कि इंडिया आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो करती है प्लानिंग में, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर जो होता है, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लानिंग के द्वारा हम दोनों ही जो सेक्टर्स होते हैं उनको गाइड्स करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है, चौथा इसका ऑब्जेक्टिव है, सॉरी फीचर्स है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया में होती है वो जस्ट ग्रोथ पे ही फोकस नहीं करता है, वो आपके सामाजिक जस्टिस और इक्विटी पे भी फोकस करता है, जिसमें वो कहता है कि कैसे हमें गरीबी को, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, नौकरी जनरेट करना, लिटरेसी हेल्थ रेट को इम्प्रूव करना, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये सब आपके उसमें आ जाती है। फिर आपका इंडिकेटिव प्लानिंग, यहाँ पर आप लिख लीजिए पोस्ट इंडिकेटिव प्लानिंग पोस्ट 1991। देखो 1991 से पहले इंडिया क्या करता था, वो डायरेक्टिव प्लानिंग को फोकस करता था, जिस डायरेक्टिव प्लानिंग को मतलब फॉलो करता था, जहाँ पर क्या बोलते हैं अच्छा खासा कंट्रोल होता था आपका इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस और प्रोडक्शन के ऊपर। बट 1991 के बाद जब आपका लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई, इंडिया कैसा बन गया, आपका इंडक्टिव प्लानिंग को फोकस बन गया, जहां पर वो किस पे फोकस करता है, डायरेक्ट कंट्रोल पे फोकस ना करके वो आपका कोऑर्डिनेशन, इंसेंटिव्स और डायरेक्शंस पे फोकस कर रहा है। हाँ, लेकिन हम अभी भी कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर इंडिया मतलब इंडक्टिव प्लानिंग फोकस की जाती है और डायरेक्टिव भी कुछ चीजों के लिए की जाती है, मतलब मिक्स किया जाता है। बट पहले क्या होता था, काफी डायरेक्ट कंट्रोल होता था, जो अब किस में बदल गया है, इंडक्टिव प्लानिंग में। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड लोकेशन, इसमें वही प्लानिंग इस चीज को भी इंश्योर करती है कि कैसे हमें जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है उनको यूज करना है अपने डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज के लिए। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज उनको कैसे यूज करना है आपका। ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो फॉरेन सोर्स से आए हो या डोमेस्टिक, उससे जो भी हमने स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाई रहती है या जो भी प्रायोरिटी बनाई रहती है उसके अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है अलग अलग सेक्टर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, जो भी आपके सेक्टर हो गए। डेमोक्रेटिव एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस, इसमें आपका ये है, देखो अगर सरकार प्लान बना रही है बिना और किसी से पूछे हुए, तो वो तो गलत चीज है, क्योंकि फिर प्लान को इम्प्लीमेंट तो जिन लोगों से हम पूछ नहीं रहे, करना उन्होंने ही है, उन पे ही हमने लागू करना है। तो जब वो प्लानिंग करती है तो एक डेमोक्रेटिक और कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो करती है। यहाँ पर मतलब ये है कि वो सलाह करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, सिविल सोसाइटी के साथ भी, एक्सपर्ट्स के साथ भी, ताकि वो प्लान किसके अकॉर्डिंग बना सके, जो डिफरेंट रीजन सोसाइटी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बना सके। फिर आपका है इसमें लॉन्ग टर्म विजन। इंडिया की प्लानिंग कैसे होती है, वो लॉन्ग टर्म विजन देखती है आपकी नेशनल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आपके बहुत सारी इनिशिएटिव्स आती है, जैसे आपका पर्सपेक्टिव प्लान, जिसमें आपका इंडिया विजन 2020 इसका एग्जाम्पल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपके लॉन्ग टर्म विजन वाले प्लान है। एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब है समावेशी विकास, मतलब सबके ग्रोथ की सोचती है। ठीक है, संपूर्ण मतलब उसको साथ में लेकर चलना। हमारी जो रिसेंट प्लानिंग एफर्ट्स वो किस पे फोकस करती है, सस्टेनेबल और साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ पे, ताकि बेनिफिट जो है विकास का हर एक जो सेक्शन है सोसाइटी को उनको मिल सके, जिसमें आपका माइनॉरिटीज हो गया या
आपके रूरल पॉपुलेशंस हो गए या मार्जिनलाइज ग्रुप है, मतलब हर किसी को उसमें विकास में शामिल करना है। ऐसा नहीं कि कुछ ही जो सेक्शन है उन्हीं को फायदा पहुंचाना, नहीं, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारा जो प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए समय समय पे मिड टर्म अप्रेजल, मतलब समय समय पे बीच में उस चीज के हमारी प्लानिंग का अप्रेजल भी किया जाता है, ताकि हम कुछ जो एडजस्टमेंट्स करने हो अपने इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो हम कर सके। हेलो गाइस, पार्ट 12 में हमने जून 2023 का पेपर लिया है। इसमें हमें 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक 19 मार्क्स में पूछा गया था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 8 मार्क्स में ये पूछा था कि हमें जो ब्लैक मनी होता है, काला धन है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहले आखिर जानेंगे कि जो आपका ब्लैक मनी क्या होता है। देखो, ब्लैक मनी मतलब वो इनकम जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कमाई जा रही है। ये ऐसी इनकम जिसको सरकार से छुपाया जाता है ताकि उस पे जो है टैक्स अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो ब्लैक मनी रेफर्स टू इनकम दैट इज अर्न थ्रू इलीगल मीन्स और नॉट डिक्लेयर टू द गवर्नमेंट टू अवॉइड टैक्सेस। ठीक है, तो ये वो मनी है जो जनरेटेड होता है आपकी इलीगल एक्टिविटी से, जैसे करप्शन से, स्मगलिंग से या टैक्स इविजन से, या आपका अनअकाउंटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन से। ठीक है, मतलब इलीगल एक्टिविटी से हो रहा है जो आपका मनी अर्न किया जा रहा है, वो आपका ब्लैक मनी में आ जाता है। ये जो मनी होता है इसको हम आपके ऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको या तो कैश में स्टोर करके रखते हैं लोग, या क्या करते हैं कि वो इसको जैसे गोल्ड में या रियल एस्टेट में जो है कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो, जो हमारा ब्लैक मनी की एग्जिस्टेंस है वो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसपे वो कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिड्यूस हो जाता है, इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है और कहीं ना कहीं गैर कानूनी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं देश में। गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट ऑफ्टन कुछ मेजर्स भी लेती रहती है इस चीज को ठीक करने के लिए, जैसे डीमोनेटाइजेशन या स्ट्रिक्ट टैक्स लॉस हो गए या डिजिटल पेमेंट को प्रमोशन देना, ताकि जो कैश के जरिए ब्लैक मनी होता था उसको हम कहीं ना कहीं रोक सके। अब हम देख लेते हैं इसके इफेक्ट्स क्या है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का नेगेटिव इफेक्ट ये कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लॉस हो रहा है, क्योंकि इस इनकम पे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट जो आपका टैक्स का पैसा होता है उसे लोगों की भलाई के लिए यूज करते हैं ना, लेकिन ये मनी जो होती है इसको छुपा के रखा जाता है सरकार से टैक्स के पेमेंट से बचने के लिए। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लॉस हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इससे जो वेल्थ इनकम है फ्यू हैंड में आ गई है और जो अमीर और गरीब का गैप है बढ़ता ही जा रहा है। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन को ऐसे बढ़ावा मिल रहा है। एक्सेसिव ब्लैक मनी अगर होगा तो मार्केट में क्या होगा, आपकी ज्यादा डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज से, जिससे प्राइस एकदम से बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेशन को बढ़ावा देंगे। ये करप्शन, क्राइम जैसी चीजों को, जैसे इलीगल एक्टिविटी, करप्शन हो गया, इन चीजों को और भी बढ़ावा देता है। और जो रूल्स है गवर्नमेंट के उनको क्या बोलते हैं, और वीक कर रहा है। एक है आपका कैपिटल फ्लाइट। यहाँ पर एक ये है कि देखो, ब्लैक मनी को ऑफ्टन क्या किया जाता है, इसको फॉरेन बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है या विदेशों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट से छुपाया जा सके, जिनको हम हवाला ट्रांजैक्शन या ऑफ शोर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वही कैपिटल हमारी डोमेस्टिक उसमें यूज हो सकता था और नेशन के विकास में काम आता। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया कि कैपिटल तो आपका मतलब बाहर देश में इन्वेस्ट हो गया वो वाला पैसा। फिर एक है आपका डिस्टोर्शन ऑफ इकोनॉमिक डेटा, विकृत करना आपका इकोनॉमिक डेटा का। अब देखो, डिस्टोर्शन जो हमने शब्द यूज किया है, विकृति या विकृत रूप जिसे कहते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि जैसे कब कोई चीज है उसका जो वास्तविक रूप है, अर्थ है, स्थिति, वो बदल जाती है या बिगड़ जाती है। तो वो यही कह रहा है कि इसके कारण जो इकोनॉमिक डेटा की जो रियल डेटा है हमें वो नहीं मिल पाता है ब्लैक मनी के कारण।
तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी भी सही से नहीं हो पाती है। तो देखो गवर्नमेंट जो होती है समय समय पे कुछ मेजर्स या तरीके अपनाती है जिससे कि वो कंट्रोल कर सके इस ब्लैक मनी को। जैसे आपका एक बार 2016 में क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन करने का एम भी मेन यही था। ये आपका 2016 में हुआ था, जिसमें क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने 500 और जो 1000 के नोट थे उनको रातों रात उनको एलिमिनेट करने के सोचा। आपका 500 और 1000 के नोट बंद करने के लिए, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट ने इसीलिए किया था कि जो आपका वो कि एलिमिनेट कर सके जो अनअकाउंटेड कैश होता है, और लोगों को फोर्स कर सके कि वो अपना जो ब्लैक मनी है उसको बैंक में डिपॉजिट करो, ठीक है। इसी के साथ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट टैक्सेस वगैरह के लॉ भी बनाती है, ठीक है, कि इस ब्लैक मनी को हम वो कर सके। इसी चीज को वो करने के लिए भी आपका जीएसटी भी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि जो टैक्स की चोरी हो रही थी या टैक्स इविजन हो रहा था, तो उसी चीज को ठीक करने के लिए आपका जीएसटी भी आया। डिजिटल पेमेंट्स को भी इसीलिए आपका प्रमोट किया गया, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे यूपीआई से, मोबाइल बैंकिंग से, ताकि जो कैश का यूज होता था इन जैसी ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए वो खत्म किया जा सके। फिर एक आपका बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट भी है आपका इसमें। ये लॉ किनको टारगेट करता है, जहां पर लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं किसी और के नेम पे ताकि वो हाइड कर सके अपना ब्लैक मनी, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए ये एक्ट आया। ब्लैक मनी को ही वो करने के लिए ये भी आया कि ये मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी, कि आप अपना पैन कार्ड नंबर और जो आधार है उससे लिंक करिए। ये भी ब्लैक मनी को रोकने के लिए आया। इसमें यही कि लोगों को क्या करना है कि अपना पैन कार्ड है जो पर्सनल अकाउंट नंबर, सॉरी परमानेंट अकाउंट नंबर, कि जो आपका इसमें यही आया कि जो पैन है उसे आपका आधार से लिंक किया जाए। और जो आपका पैन है परमानेंट अकाउंट नंबर उसको मैंडेटरी कर दिया जो हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन होती है, ताकि ट्रेस कर सके ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, या टैक्स का इविजन हो रहा है कहीं पर उस सब चीज को। अब हम है आ जाते हैं पार्ट 13 पे। तो जो आपका पार्ट 13 है, इसमें हमने दिसंबर 2023 का पेपर लिया है। तो उसमें हमें आपका सब्जेक्ट MAEC 503 है, ठीक है। तो इसमें हमने जो चैप्टर लिए वो लिए आपका, एक आपका पैरेलल इकोनॉमिक लिया है, फिर दूसरा रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रोसेस का, और अचीवमेंट ऑफ 11th 5 ईयर प्लानिंग टिल 11th 5 ईयर प्लानिंग, जो 3 चैप्टर है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं हमने इसमें। क्वेश्चन ये है, 19 मार्क्स में पूछा गया था सेक्शन ए में, कि शेड लाइट ऑन द प्लान फॉर्मेशन प्रोसेस इन इंडिया, अर्थात कि जो भारत में योजना निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, उसके प्रोसेस को हमें समझाना है, उसकी प्रक्रिया को समझाना है। तो देखो अगर हम योजना निर्माण की जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मतलब प्लान फॉर्मेशन के प्रोसेस की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये आपका आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, हम उनके निर्माण की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से आपका जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग प्लान नहीं होते थे 1951 से 2017 का, उनके लिए ये आपका अपनाया जाता था, ये प्रोसेस अपनाया जाता था। अब तो क्या है कि आपका जो प्लानिंग कमीशन है वो समाप्त हो चुका है 2015 में, उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, नीति आयोग से।
फिर भी अगर हमें जो ये आपका प्लान फॉर्मेशन की मतलब प्रोसेस है उसको आज भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले तो क्या होता है आपका अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन होगा, फिर आपके जो केंद्रीय मंत्रालय या राज्य सरकार है उनके साथ परामर्श होता है, फिर जैसे आपके जो कार्य समूह और समितियों का गठन किया जाता है, फिर उसके बाद आपकी जो योजना के लिए एक फ्रेम डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किया जाता है। देन उसके बाद आपका जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसके साथ डिस्कशन अप्रूवल होता है, फिर इसको आपका संसद में प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर किया जाता है। अब इसको समझ लेते हैं आपका है क्या। तो देखो जो आपका प्लान फॉर्मेशन प्रोसेस है इंडिया में, हम इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाते हैं। प्राइमली इसको आपका जो आपका 5 ईयर प्लान्स का इरा था 1951 से 2017 में, उस समय मतलब इस प्रोसीजर को अपनाया जाता था। अब तो खैर प्लानिंग कमीशन जैसे मैंने बताया आपको कि नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया असेसमेंट होता है आपकी इकोनॉमी में, जिसमें आपका डिटेल रिव्यू किया जाता है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब के बारे में डेटा लिया जाता है, ठीक है। देखते कि क्या क्या एरियाज है कंसर्न के जिन पे मतलब उन सब एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब इकोनॉमी का अच्छे से असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद कंसल्टेशन विद सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, जबकि मिनिस्ट्रीज होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है, वो सबमिट करते हैं उनकी सेक्टरल प्रायोरिटीज, स्कीम, रिसोर्स जो उनको चाहिए होती है, ये सब कुछ। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कहीं रीजनल इम्बैलेंस या कुछ स्टेट स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इन सबको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। थर्ड आपका है, इसके बाद वर्किंग ग्रुप्स और कमेटी बनाई जाती है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन कर लिया, फिर जो आपका केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों से परामर्श ले लिया, उसके बाद आपकी वर्किंग ग्रुप से कमेटी बनाई जाती है। जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो क्षेत्र से संबंध आपके कार्य समूह, कार्य बल, ये सब जो समितियां होती हैं इनको बनाया जाता है। और इनमें हम किनको रखते हैं, जो हमने ये कमेटी बनाई है वर्किंग ग्रुप्स की, टास्क फोर्स की, इसमें हम एक्सपर्ट को, पॉलिसी मेकर्स को, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हो गए, उन सबको रखते हैं। वो हमें टेक्निकल इनपुट्स ड्राफ्ट देते हैं सेक्टरल प्रपोजल्स के लिए। उसके बाद अब क्या होता है, आपका ड्राफ्ट करते हैं हम प्लान डॉक्यूमेंट। पहले तो क्या होता था, प्लानिंग कमीशन आपका प्रिपेयर करता था ड्राफ्ट प्लान, ठीक है, सारे इनपुट्स को इंटीग्रेट करके जो उसको डेटा वगैरह मिला उसके अकॉर्डिंग। तो ड्राफ्ट में क्या होता था कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कैसे अलग अलग सेक्टर के लिए रिसोर्स एलोकेट करेंगे, फाइनेंशियल आउटले क्या होगा, पॉलिसी क्या होंगी, ये सब कुछ। उसके बाद इस चीज का डिस्कशन अप्रूवल किससे किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से, ठीक है। आपके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन आ जाता है, इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, यूनियन के मिनिस्टर्स आ जाते हैं, आपके सारे चीफ मिनिस्टर्स और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स जो होते हैं, जो उनके सामने ये ड्राफ्ट है वो इसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। अगर उनको कुछ मॉडिफाई करना है तो उसको मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस जो प्लान को या डॉक्यूमेंट को क्या कर देती है, वो अप्रूव कर देती है। फिर इसको आपका अप्रूव प्लान को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है एक जनरल डिस्कशन के लिए, जो कि जरूरी नहीं है आपका फॉर्मल अप्रूवल के लिए, बट इस स्टेप को इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि हमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के लिए। उसके बाद फाइनली जाके क्या होता है, अब जाके जो आपकी मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो जो स्कीम्स है प्लान की उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर जो क्या होता है कि जो आपका प्लानिंग कमीशन होता है, जो अब किसने रिप्लेस कर दिया 2015 में, नीति आयोग ने, वो मॉनिटर करता है इनकी प्रोग्रेस को पीरियोडिक रिव्यूज के थ्रू या मिड टर्म अप्रेजल के थ्रू, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, मॉनिटर करता है। अब सिंस क्या हुआ 2000 आपका 15 से नीति आयोग को आपके प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस कर दिया है, तो अब वो 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाता जैसे पहले बनते थे, बट वो लॉन्ग टर्म विजन्स बनाते हैं, जैसे स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया,
या विजन डॉक्यूमेंट्स, लॉन्ग टर्म मतलब विजन्स बनाते हैं। तो ये आपका एक प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है प्लान फॉर्मेशन के लिए, स्पेशली कब आपका, जब आपका 5 ईयर प्लानिंग का एरा चलता था 1951 से, उस समय फॉलो किया जाता था। पार्ट 14 में हमने दिसंबर 2023 का पेपर लिया है। इसमें एक आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा गया था। पार्ट 13 में हम डिस्कस कर चुके हैं 19 मार्क्स का क्वेश्चन। सब्जेक्ट है हमारा MAEC 503। जो अपने चैप्टर लिए वो आपका यही है कि रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और उसका प्लान फॉर्मेशन का प्रोसेस, फिर अचीवमेंट टिल 11th 5 ईयर प्लानिंग, और पैरेलल इकोनॉमी का जो आपका चैप्टर है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन है कि इसमें हमें हमें जो आपका 11th 5 ईयर प्लान था उसके आपके अचीवमेंट्स हमें बताना है, ठीक है। तो जो आपका 11th 5 ईयर प्लान था वो आपका था 2007 से लेकर 2012 तक का उसका टाइम पीरियड था। उसकी सेंट्रल थीम थी फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब तेजी से और कैसा विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। देखो इसका एम ये था कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और साथ साथ ये कि फायदा उसका आपके जो पुअर, वुमेन, SC ST कम्युनिटीज होगी और डिसएडवांटेज ग्रुप है उन तक भी पहुंचे। तो आपके जो 11th 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव यही था। तो जो आपका 11th 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें जो GDP का ग्रोथ है उसे एक्सलरेट करना है 9% एनुअली, लोगों के लिए नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज हो, पॉवर्टी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे भी उसने ध्यान दिया। वन बाय वन करके इसके अचीवमेंट्स जान लेते हैं। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यही था कि जैसे मैंने ये कि जो GDP ग्रोथ रहता है उसको तेजी से बढ़ा के 9% तक किया जाए एनुअली। सेकंड था पॉवर्टी रिडक्शन। पहला तो यही होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इनका एम था कि हमारा जो GDP है उसकी ग्रोथ तेजी से हो, ठीक है। प्लान के दौरान ये अराउंड 8% था। वैसे तो टारगेट 9% था बट 8% था, उसके अराउंड था। फिर भी इंडिया उस समय क्या बोलते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज थी ग्लोबली। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि गरीबी को आपका रिड्यूस करे, ठीक है। उस समय ये आपकी 37.2% के अराउंड था, जिसको ये रिड्यूस करके कितना लाना चाहते थे 2011-12 के आसपास 21.9% की पॉवर्टी एलिवेशन हो, दोनों आपके रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों में, ठीक है, गरीबी को रिड्यूस करना। फिर इसका एक और जो अचीवमेंट था वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उस समय आपका जो एम्प्लॉयमेंट था आपका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इंक्रीज हुआ था। जैसे उस समय जो स्कीम्स आई थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसने रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया था। फोर्थ जो इसका अचीवमेंट था वो था आपका एजुकेशन। तो उस समय एजुकेशन की ग्रोथ पे भी काफी ध्यान दिया गया। सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ आपके स्कूल में बच्चों के एनरोलमेंट पे, जो ड्रॉप आउट रेट से वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुए। और उस समय जो आपका RTA था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वो इस प्लान का आपका एक मेजर लेजिस्लेटिव माइलस्टोन था। मिड डे मील स्कीम को भी बढ़ावा दिया गया, और आपका जो सर्व शिक्षा अभियान था उसने एक्सपेंडेड किया आपका, ताकि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन भी मिल सके। एक और जो अचीवमेंट आपका 11th 5 ईयर प्लान का वो है हेल्थ।
कहीं ना कहीं जो इस समय था आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि कोई व्यक्ति की एवरेज आयु क्या होगी जब तक वो जिएगा, जिस देश की जितनी अच्छी होगी उसकी डेवलप, मतलब उतनी अच्छा वो डेवलप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस समय 11th 5 ईयर प्लान में आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज हुई, और जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था कि अच्छी अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है तो जन्म के समय या तो बच्चे की मृत्यु हो जाती थी या माँ की, मतलब बच्चे को जन्म देते वक्त। तो कहीं ना कहीं उस समय हेल्थ सर्विस में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। इवन जो आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, ठीक है, इसने आपका जो रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को है काफी इम्प्रूव किया। 6 आपका था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें आपका रोड, रेलवे, टेलीकॉम्स वगैरह का अच्छे से आपका डेवलपमेंट हुआ। इसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर एरिया का भी डेवलपमेंट हुआ। एनुअल आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तेजी से हुआ, जो आपका एवरेज कितना था 3.3% के अराउंड। वो इसलिए हो पाया क्योंकि अच्छी सिंचाई की फैसिलिटी मिल रही थी, क्रेडिट अवेलेबल था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, और आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ। किसके कारण? भारत निर्माण प्रोग्राम के कारण। एक और अचीवमेंट आपका इस प्रोग्राम का वो है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसने कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया। किस स्कीम के तहत? आपकी जो स्कीम आई थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सबला और भी जो स्कीम आई थी, मतलब कि जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया। इसके अलावा जो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर था उस पे फोकस किया, उनके अच्छे न्यूट्रिशन पे फोकस किया। और एक और जो अचीवमेंट था आपका 11th 5 ईयर प्लान का वो था इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इन्होंने एफोरेस्टेशन पे ध्यान दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, स्टेप्स लिए गए रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशंस के लिए, बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जो आपका 11th 5 ईयर प्लान थे उसने कहीं ना कहीं मॉडरेट सक्सेस अचीव करी। जो भी उसका उद्देश्य था कि हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़े और इंक्लूसिव ग्रोथ हो, उस चीज में कहीं ना कहीं रिडक्शन किया पॉवर्टी का, एजुकेशन की, हेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस इंप्रूव हुई। हाउएवर चैलेंजेस रिमेन इन रिड्यूसिंग, कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो इन्होंने फेस किए। वो ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया, और जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी उसमें किया, और जो पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहती थी उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं इस चैलेंजेस को फेस किया। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका पार्ट 15 में। इसमें हमने जून 2022 का पेपर लिया है। चैप्टर वही सेम लिए हमने जो पार्ट 14 में थे। तो आपका जून 2022 में इन्होंने आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इन चैप्टरों से। पहले के जो 2 क्वेश्चन है ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 8 मार्क्स में इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसमें उन्होंने कह रखा कि पैरेलल इकोनॉमी में शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो हमने, आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में एक हमने शॉर्ट नोट आपका ब्लैक मनी पे भी लिखा था। तो ये पहले तो ब्लैक मनी और जो पैरेलल इकोनॉमी है दोनों के दोनों अलग टर्म है, ठीक है। जो आपका स्कोप वाइज देखा जाए तो ब्लैक मनी का स्कोप थोड़ा नैरो है, और आपका पैरेलल इकोनॉमी का जो स्कोप है वो वाइडर है। इवन जो आपका ब्लैक मनी होता है वो तो एक जस्ट कंपोनेंट होता है पैरेलल इकोनॉमी का, मतलब कि जो आपका ब्लैक मनी है वो पैरेलल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। अब वहीं पर ये आपका पैरेलल इकोनॉमी ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें सारी अनरिपोर्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है। किसमें? आपकी पैरेलल इकोनॉमी में। तो देखो, आपकी पैरेलल इकोनॉमी रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी that occur outside the official legal and tax recorded framework. It includes all unreported income generated through legal or illegal means, is often called the black economy और shadow economy, ठीक है। तो वो कह रहा है पैरेलल इकोनॉमी में कंट्री की वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है जो आपके
ऑफिशियल और लीगल टैक्स रिकॉर्डेड फ्रेम के बाहर ऑक्यूर होती है। इसमें आपकी अनरिपोर्टेड इनकम आ जाती है, चाहे वो लीगल तरीके से जनरेट हो रही है चाहे इलीगल तरीके से। इसको हम ब्लैक इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी भी कहते हैं। सिंपल टर्म में समझे तो ये आपकी अनऑफिशियल इकोनॉमी है, जहां पर मनी कमाया जा रहा है, खर्च हो रहा है, स्टोर हो रहा है बिना गवर्नमेंट के डिक्लेयर के। गवर्नमेंट को मतलब वो हम डिक्लेयर नहीं करते हैं टैक्स के लिए, मतलब एक तरीके से जिससे टैक्स की चोरी होती है और लॉस होता है पब्लिक रेवेन्यू का। तो इम्पैक्ट इसके आप देखोगे जैसे आपके ब्लैक मनी के नहीं थे वैसी है ऑलमोस्ट, और इवन आपके मेजर्स भी इसको कंट्रोल करने के वैसी है। तो पहले तो देखो वही है कि हमने कहा ना कि पैरेलल इकोनॉमी में कौन कंट्रीब्यूट करता है, आपका ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी पर टैक्स लगता नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू का लॉस होता है, जिसको गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को टैक्स से जो आता है रेवेन्यू उसको कहाँ यूज करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो कहीं ना कहीं लॉस होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। दूसरा, डिस्टॉर्शन ऑफ इकोनॉमिक डेटा, ये पॉइंट भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी है। इंक्रीज इन इक्वालिटी भी, करप्शन क्राइम भी, इन्फ्लेशन वाला भी, ये मतलब ऑलरेडी मैंने जो आपको इम्पैक्ट लिखाए थे ब्लैक मनी के उसमें एक्सप्लेन है, और यही आपके इम्पैक्ट भी है किसके, पैरेलल इकोनॉमी के। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है ना आपके पैरेलल इकोनॉमी के में, ठीक है। तो यही आपके सेम पॉइंट उसके भी। एक ये है कि ये वीक करता है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। वो कैसे? क्योंकि हमने कहा ना कि पैरेलल इकोनॉमी में आपकी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है जो आपके लीगल फ्रेमवर्क से बाहर ऑक्यूर होती है, और इन पे हम क्या बोलते हैं, लीगल इलीगल तरीके से हम पैसा कमाते हैं इसमें, बट गवर्नमेंट को इस पर हम टैक्स नहीं देते, गवर्नमेंट से छुपाते हैं इनकम। तो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से वीक कर रही है, क्योंकि इसमें हम पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेविंग इन्वेस्टमेंट को कम कर रही है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हार्म कर रही है। अब जो मेजर्स है तो वो बिल्कुल देखो, आपने जैसे ब्लैक मनी के उसमें पढ़ा था ना, वैसी है इसके भी, कि हमें डिजिटल ट्रांजेक्शन करना चाहिए, कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन कम करनी चाहिए, ताकि हमारा इजी हो इनकम को ट्रैक करना। टैक्स रिफॉर्म एंड सिंप्लीफिकेशन में यही है कि टैक्स सिस्टम को जितना सिंपल, जितना ट्रांसपेरेंट बना सके, उससे टैक्स की जो चोरी होती है, टैक्स इवेजन होता है, वो कम हो जाएगा। फिर वही कि पैन, आधार और बैंक अकाउंट से लिंक करना। अगर हम ऐसे लिंक कर देंगे तो उससे क्या होगा कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड को के जो रिकॉर्ड्स है उनको ट्रैक करना इजी होगा। हम जो सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उनको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। क्रबिंग कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन को मतलब लिमिट कर देना। तो इसमें यही कि लिमिट लगा देनी चाहिए हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन में, ताकि जो स्कोप होता है अनरिपोर्टेड डीलिंग का कहीं ना कहीं कम हो जाए। जितना आप पब्लिक को अवेयर कर सकते हो वो भी एक अच्छा तरीका है, जिससे हम कहीं ना कहीं जो ये मेजर्स में आएगा आपका कि पैरेलल इकोनॉमी को कैसे आपका कंट्रोल किया जा सके। सिटीजन को एजुकेट करो कि क्या हार्मफुल इफेक्ट है आपका पैरेलल इकोनॉमी में, ठीक है। स्ट्रिक्ट टैक्स इन्फोर्समेंट, जितना आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, इंश्योर करेंगे कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो टैक्स की चोरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक मनी को रिड्यूस करेगा, और पैरेलल इकोनॉमिक का भी ये क्या होगा, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में आपकी ये कि हमें इंडिविजुअल्स को अलाउ करना चाहिए कि अपनी हिडन इनकम को डिक्लेयर करें, और हम बस आप पेनल्टी पे करिए, जिससे हम उनके ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सके। तो देखो जो आपका हमने इसमें पढ़ा कि पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है, तो पहले तो पैरेलल इकोनॉमी आपका एक वाइडर कंसेप्ट है, किससे, ब्लैक मनी से, क्योंकि ब्लैक मनी तो क्या होता है, वो आपका एक कंपोनेंट है इसका। तो पैरेलल इकोनॉमी मतलब आपकी एक तरीके से ऐसी इकोनॉमी एक्टिविटीज है जो आपके ऑफिशियल या लीगल फ्रेमवर्क के बाहर वो होती है अक्यूर, ठीक है। इसके हमने इम्पैक्ट भी पढ़े कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे इसका हमारी इकोनॉमी पे, और मेजर्स भी पढ़े कि कैसे से कंट्रोल करना है। तो पार्ट 16 में हमने लिया है दिसंबर 2022 का पेपर, सब्जेक्ट है आपका MAEC 503। चैप्टर जो हमने इसमें लिया है वही आपका कि
रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्रोसेस जो आपका है इकोनॉमिक प्लानिंग का, या 11th 5 ईयर प्लानिंग और पैरेलल इकोनॉमी, जो हमारे 3 चैप्टर है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 2022 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था 19 मार्क्स में कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है और उसकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। तो देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है कि एक डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी करती है, जिसमें उनका मेन एम ये होता है कि कैसे हम डायरेक्ट करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी भी कंट्री की, अपनी नेशन की, ताकि हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स जो भी है उनको अचीव कर सके। ठीक है, तो इसमें यही है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसोर्सेज को फिर एलोकेट करना, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना ताकि जो उद्देश्य उनको अचीव किया जा सके। देखो, जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है उनमें क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक बहुत ही क्रूशियल या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। वन बाय वन करके जान लेते हैं। एक होता है ऑप्टिमल यूज ऑफ स्केर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, उनके पास लिमिटेड आपके नेचुरल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, तो इकोनॉमिक प्लानिंग उन्हें हेल्प करती है कि बढ़िया ढंग से रिसोर्सेज यूज़ किए जाए। एक्सलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की क्या एक्सपीरियंस होता है उनके कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही होती है बहुत स्लो रेट से हो रही होती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग उन्हें हेल्प करेगी कि कैसे उनको प्लान करना है अपने इन्वेस्टमेंट को, कौन से ऐसे सेक्टर है या कौन से ऐसे सेक्टर्स में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, कैसे अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीडअप किया जाए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग उनको इकोनॉमिक ग्रोथ में तेज़ी लाती है, क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के चलेंगे तो उनको हेल्प नहीं मिलेगी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग उनको हेल्प करेगी इस चीज़ में। फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है उसको भी कहीं ना कहीं कम करते हैं। प्लानिंग फोकस करती है कि हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे भी फोकस करें, लोगों को जॉब मिले। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो आप समझ गए बेरोजगारी, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट जो हमने इसमें आपका टर्म यूज़ कर रखा है वो ये है कि जब किसी को काम उनकी क्षमता के अनुसार नहीं मिलता है। तो प्लानिंग इसी चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, अंडर एम्प्लॉयमेंट को ठीक किया जाए। उसके लिए ये कोशिश करती है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर है उनका विकास किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आपका हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वो क्या होता है अंडर डेवलप होता है वहाँ। तो इकोनॉमिक प्लानिंग प्रायोरिटाइज करती है सेक्टर को कि किस में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए ज़रूरी है, तभी तो आपकी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का रिडक्शन में हेल्प करती है। प्लानिंग ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म या सोशल वेलफेयर स्कीम, जो हेल्प करेगी सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो इनकम और वेल्थ में इतना अंतर है उसे रिड्यूस करेगी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है कि रीजनल इम्बैलेंसेस होता है। रीजनल इम्बैलेंसेस मतलब कि जैसे जो कुछ रीजन है उनमें अच्छा विकास है और कुछ में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो प्लानिंग इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमें बैकवर्ड रीजन में भी इन्वेस्ट करना है, ताकि उनको भी मतलब जो डेवलप एरियाज है उनकी बराबरी पे लाया जा सके। और क्योंकि अगर पूरे हमें नेशन का विकास करना है तो हर एक रीजन का विकास जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप अर्बन एरियाज पे फोकस करेंगे, रूरल एरियाज पे नहीं करेंगे, या कुछ पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस करेंगे, नहीं, बैलेंस ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल, इनक्रेज करना लोगों को सेव इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि अट्रैक्ट कर सके हम फॉरेन जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है। तो प्लानिंग स्ट्रेटजी इस चीज़ पे भी फोकस करती है। ये जो आपका रिसोर्स गैप होता है, ठीक है, उसको कम करती है, क्योंकि अगर कैपिटल रखा हुआ है तो किसी काम का नहीं है। तो ये जो अगर लोगों को बताती है, इस चीज़ को इंक्रेज करती है कि आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से होगा तो हमारे देश का विकास होगा। अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात की जा रही है। एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस को बिल्ड करती है, क्योंकि आपके इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनने के लिए।
कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अंडर डेवलप्ड नेशन में जो है जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ये उनकी एक मेजर चैलेंजेस है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इंटीग्रेट करती है कि हमें ऐसे मेजर्स भी लेने हैं जिससे हम ये पॉपुलेशन को इतनी तेज़ी से ना बढ़े, ठीक है। लोगों को एजुकेट किया जाए उसके बारे में, हेल्थ केयर अवेयरनेस प्रोग्राम, कि भी अगर पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है उससे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह तो इतनी तेज़ी से नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना ताकि लोग फैमिली प्लानिंग वगैरह चीज़ को भी अपनाएं, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। प्लानिंग ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ पर वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, और जैसे कुछ भी क्राइसिस होते हैं, जैसे कि भाई फूड शॉर्टेज होगी या कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया, तो उनको उस चीज़ के लिए तैयार करना कि कैसे उसको हैंडल करना है। तो ये जो पॉइंट्स है इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि प्लानिंग कैसे एक टूल है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए, किसमें, अंडर डेवलप्ड नेशंस में।